का आपको परिवार पार कंटिन्यू आपको पीवाई की सीरीज, और हम सबका इस बार का टारगेट है कि अब की बार रेलवे पार के आप सभी के सपने को साकार करने के लिए आप सभी के कहने पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था पीवाई। और मैंने कहा था कि रेलवे में सिलेक्शन चाहिए, चाहे वो जीएस का पोर्शन हो, रीजनिंग का हो, मैथ्स हो, उसमें पीवाईक्यू का एक बड़ा बोलबाला रहेगा। जो विद्यार्थी पीवाईक्यू करके गया है एग्जाम में, सिलेक्शन उसी का हुआ है। और इसी पीवाईक्यू सीरीज में लेक्चर 15 तक कंप्लीट कर लिया था, लेक्चर 15 कंप्लीट कर लिया था। लेकिन यहाँ ये का पेपर हुआ था, सेकंड ग्रुप का पेपर आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और चाहते हैं कि आपके साथ आपके दोस्त लोगों का भला हो जाए, तो इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा। बिगर किसी देरी से मैं आज की क्लास को आगे बढ़ाऊंगा और पहले सवाल की ओर रुख करूंगा। उससे बेज ये रही हमारी वरदान बेज। हम कितने 3 से 4 दिनों से बोल रहे हैं वरदान बेज लेकर आएंगे। वरदान बेज के साथ आप जुड़िएगा, इस बेज के साथ आप लोग जुड़ना ना बुधवार के दिन ज्योग्राफी आप हमसे पढ़ेंगे। लगभग 50 सवालों का एक प्रैक्टिस सेट आप लोग देखने वाले हैं। 50 सवाल आप लोग एक सेट में देखने वाले हैं। ये काफिला कब तक चलेगा? जब तक आप लोगों का रेलवे का सभी रेलवे एग्जाम ना हो जाए। कुल मिलाकर आप लोगों का एनटीपीसी वाला है, एनटीपीसी सीबीटी 1 वाला पेपर है, और सीबीटी 2 ना हो जाए तब तक ये बेस चलेगा। ठीक है, इसमें आप सवाल आए हैं भारतीय तौर पर सभी के सभी आप पढ़ने पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीट, और हिस्ट्री में आपको पढ़ाने वाला कंप्लीट, तो आप जुड़ना ना भूलें। और साइंस के धुरंधर यादव सर ज्वाइन करेंगे मेरे साथ साइंस के लिए पीवाईक्यू, तो आप भी देख सकते हैं। देश के साथ जुड़ना ना भूले, और अपने दोस्त लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। यदि किसी विद्यार्थी को पीवाईक्यू टोटल पीवाईक्यू पढ़ना है, चाहे ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री के हो, ये 3 कंप्लीट हो जाएंगे और समय बचेगा तो हमारे पास मेजर आप सब्जेक्ट का आप सभी का हम हमारे पास इकोनॉमिक बचता है, उसको भी अगर समय बचा तो हम लोग उसको भी शामिल कर लेंगे, या फिर आपको ये फिर करना। ठीक है, बाय द वे कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उसकी शुरुआत करेंगे। पेपर बहुत ही बड़ा हो रहा है, जो तो आगे चेंज करेंगे, पहले सवाल की ओर रुख करेंगे। और जो पहला सवाल आप सभी को आज की क्लास का जो देखने को मिलेगा, देखो पहला सवाल देखने को मिलेगा, वो उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के रूप में जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण प्राप्त हुआ। यानी कहां पर जीर्णोद्धार और संरक्षण के प्रमाण आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त होते हैं, वह आपकी स्मारक आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अरे भाई जल्दी हो, 4 ऑप्शन क्या क्या देखने को मिलेंगे? सांची का स्तूप, इसके बाद आप लोगों को इंडिया गेट देखने को मिलेगा, गेटवे ऑफ इंडिया, या पाली का बाजार देखने को मिलेगा। ये तो नहीं होगा, पाली का बाजार तो कहीं से कहीं तक यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन बचे। तो आप सभी जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया आप लोगों को मुंबई कहां पर देखने को मिलेगा? ये मुंबई में हम लोगों को देखने को मिलेगा। पेन 1 मिनट सही कर लेते हैं हम। इसके बाद आप सभी जानते हैं इंडिया गेट हम लोगों को दिल्ली कहां पर देखने को मिलता है? दिल्ली में देखने को मिलता है। और सांची का स्तूप हमारे मध्य प्रदेश में, कहां पर? मध्य प्रदेश में रायसेन जिला, कौन सा जिला? रायसेन जिले में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जीर्णोद्धार का मतलब है कि पहले जो चीज बन चुकी है उसको ब्रेक डाउन होने के बाद, उसको टूटने के बाद फिर से बनाया गया। तो कहा जा सकता है कि जो सांची का स्तूप जो देखने को मिला, भारत में संपूर्ण स्तूपों की परंपरा इस शासक के माध्यम से प्रारंभ हुआ। तो जवाब होगा कि सम्राट अशोक ने भारत में सांची के स्तूप को बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। सम्राट अशोक के बोलने पर उनके अनुयायियों के द्वारा सांची के स्तूप को बिल्डअप किया गया, और ये कहां पर? मध्य प्रदेश के रायसेन में किया गया। लेकिन सम्राट
सम्राट अशोक एक बार भी सांची के स्तूप नहीं हुए। ये भी याद आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आपको पूछेगा सबसे बड़ा स्तूपों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो सम्राट अशोक के द्वारा जितने भी स्तूप बनवाए गए उनमें से सबसे बड़ा स्तूप यदि कोई देखने को मिलेगा तो वो हमारे पास सांची का स्तूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब सांची का जो हमें स्तूप देखने को मिला, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया जीर्णोद्धार या फिर से बनवाया गया। इसका मतलब है कि टूट गया था, फिर से उसको बिल्डअप किया गया। उसमें एक आप लोगों को इस तरीके से एक तोरण का द्वार, इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते बेटा तोरण का द्वार। तो उसमें एक तोरण का द्वार आप लोगों को देखने को मिलता है। आपसे पूछेगा कि सांची के स्तूप का जो तोरण का द्वार किस शासक के द्वारा बनवाया गया, तो फिर आप लोगों का जवाब होगा कि पुष्यभूति सिंह। कौन सा? पुष्यभूति सिंह के द्वारा इसको यहाँ पर बिल्डअप किया गया था। कौन था पुष्यभूति सिंह? सिंह वंश का जो डायनेस्टी का संस्थापक हुआ उसी को पुष्यभूति सिंह कहा जाता है। यही पुष्यभूति सिंह एक ब्राह्मण वंश था और इसी पुष्यभूति सिंह के जो दरबार में कौन हुआ करते थे, यदि आप लोगों से पूछेगा कि पुष्यभूति सिंह के दरबार में कौन विद्वान हुआ करते थे, तो पतंजलि। कौन हुआ करते थे? पतंजलि जो हुआ करते थे वो इसी पुष्यभूति सिंह के दरबार में हुआ करते थे। तोरण का द्वार आप लोग स्पेशल याद रखिएगा, तोरण के द्वार का निर्माण किसने किया था? तो पुष्यभूति सिंह के द्वारा किया गया था। सभी को याद होना चाहिएगा। अब ये आप सभी का इंडिया गेट दिल्ली में पड़ेगा, नो डाउट आप सभी जानते हैं। खासकर ये जो इंडिया गेट है, जब हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जिसमें लगभग हमारे 20,000 सैनिकों ने भाग लिया था। 20,000 सैनिकों में से 10,000 सैनिक हिटलर के जेल में रहे थे, जर्मनी में उनको जेल बनाया था। लेकिन 10,000 के लगभग जवान इसमें शहीद हुए थे। 10,000 जवान जो हमारे शहीद हुए थे, तो शहीदों का के नाम पर यह आप सभी के दिल्ली में इंडिया गेट बनाने की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। यानी आपसे पूछेगा या कि आप सभी के इंडिया गेट में जितने शहीदों के नाम लिखे गए तो कौन से युद्धों में शामिल हुए शहीदों के नाम लिखे गए, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कि 1918 से लगाकर, सॉरी 1914 से लगाकर तो 1918 तक, कहाँ तक 1914 से लगाकर तो आप सभी के 18 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिला, इसमें जितने भी जवान भारतीय जवान शहीद हुए इन सभी शहीदों के नामांकन हमें आप सभी के इंडिया गेट में देखने को मिलता है। लेकिन इस सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा? सांची का स्तूप। क्या देखने को मिलेगा? सांची का स्तूप। तो सवाल नंबर ए पर जाएंगे, यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद में सवाल नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं और सवाल नंबर 2 आप सभी को देखने को मिलेगा, इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र आपके उद्यम को महारत्न प्राप्त है? तो वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियां हैं। भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान आप सभी का एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिल्कुल यही हाल ही में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो टोटल 10 महारत्न कंपनियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। चलिएगा आप सभी का होमवर्क ये रहेगा कि आप सभी को 10 महारत्न कंपनी, क्योंकि मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ महारत्न को, तो 10 हमें तो याद है 10 महारत्न कंपनी आप सभी को याद होना चाहिएगा। ये आप सभी का होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगर हो सके तो पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन बॉक्स में 10 महारत्न कंपनियों के नाम लिखकर सभी को जाना। उससे क्या होगा, आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को याद होगा, ठीक है। याद हो जाएगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। यदि आपने कर, जो सबसे पहले कमेंट करेगा कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में हमें सवाल पूछा है। अब देखो सवाल हम लोगों से पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मतलब छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? छठा सबसे बड़ा देश कौन सा देखने को मिलेगा? तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका देखने को मिलेगा? रूस का देखने को मिलेगा। रूस के बाद कनाडा का क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। कनाडा के बाद कौन देखने को मिलेगा? चीन। चीन के बाद किसका क्षेत्रफल देखने को मिलेगा? यूएसए का। और यूएसए के बाद कौन देखने को मिलेगा? ब्राजील का देखने को मिलेगा।
इसके बाद कितने हो गए, 5 और 6, छठा हमारे पास में कौन पड़ेगा, तो हमारे पास में जो छठा देखने को मिलेगा उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। कौन देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन देखने को मिलेगा, तो हमारा प्यारा भारत इसके अंदर शामिल होता है। तो भारत के पास विश्व का 2.4% क्षेत्र है और 17.5% विश्व की जनसंख्या भारत के पास में है। ठीक है, रूस हमसे 7 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है, 7 गुना बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के साथ हमें भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में देखने को मिलता है। क्षेत्रफल याद रखिएगा, केवल क्षेत्रफल को पूछा है। ठीक है, जनसंख्या में तो शायद हम पहले या दूसरे स्थान पर चलेगा। 2025 में जो जनगणना होगी उसमें हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये आप सभी को देखने को मिलेगा। अगला सवाल जो हमें देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि पेरिस या का स्थित आप सभी का इंटरनेशनल आप सभी का इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के संगठन का अंग है। तो ये है, तो ये यूनेस्को का भाग है। इसी का फुल फॉर्म हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, डायलो विश्व जो श्रमिक संगठन है। इसी श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 की तरफ रुक करेंगे। और सवाल नंबर 5 जो हमें देखने को मिलेगा, तो सवाल नंबर 5 हमें देखने को मिलेगा 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 77वीं वर्षगांठ एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो किसकी 77वीं हम लोगों ने वर्षगांठ बनाई थी। ठीक है, 77 किसकी बनाई थी, चिपको आंदोलन, गांधी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, या नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा ये बचाओ आंदोलन कब हुआ था, 1985 में हमें देखने को मिला था। आप सभी जानेंगे भारत छोड़ो जो आंदोलन कब देखने को मिला था, तो 8 अगस्त कब देखने को मिला था, 8 अगस्त। और 1942 में देखने को मिला था। चिपको मूवमेंट, सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा चिपको मूवमेंट। सुंदरलाल बहुगुणा को हम इसका जनक मानते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में चमोली जिला हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड उस समय यूपी का ही भाग था। अगर ऑप्शन में उत्तराखंड नहीं आए तो फिर आप यूपी टिक लगाएंगे। चमोली जिला आप सभी को उत्तराखंड में हमें चिपको मूवमेंट देखने को मिलता है। चिपको आंदोलन हमें देखने को मिलता है। इसके 77वीं वर्षगांठ पर हम लोगों ने यूपी में 22 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाकर ये विश्व रिकॉर्ड बनाया था। आप सभी को याद होना कि सुंदरलाल बहुगुणा के एक आप सभी का एलपी को मूवमेंट चला था साउथ में, खासकर कर्नाटक में। तो वही आप सभी का एलपी को मूवमेंट था, उससे दक्षिण भारत का चिपको मूवमेंट का भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, खासकर सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आप सभी को याद होना चाहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 6 पर जो हमें दे के रखा था पीवाईक्यू में, सीएससी द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने मार्केटिंग के लिए भारत ने किस शहर जिले में पहला क्रैश एंड केरी स्टोर खोला गया, तो ये हरिद्वार में खोला था। ये करंट अफेयर का सवाल था, तो ये 2021 में भर्ती हुआ था। करंट अफेयर से सवाल बनेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। सवाल नंबर 7 पर बढ़ेंगे, देखो अभी आ गया है। और चिपको जो आंदोलन की तरह निम्नलिखित में किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था। अलबेदा परियोजना नहीं होगी, दिल्ली चलो आंदोलन नहीं होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन नहीं होगा। अभी बताया था एलपी को मूवमेंट जो हमें कर्नाटक में कहां पर देखने को मिला था, ये कर्नाटक में बिल्कुल हमें देखने को मिला था। यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहां पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे। ठीक है, तो आपका उत्तर भारत का तो ये आपकी यूपी उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप सभी का दक्षिण भारत के कर्नाटक में ये कहां पर हुआ था,
तो ये हमें कर्नाटक में, कहाँ पर, कर्नाटक में हम लोगों को ये देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नर्मदा जो ये बचाव आंदोलन, मेघा पाटकर, याद रखिएगा, महिला, ये नर्मदा बचाव आंदोलन संबंधित महिला है, कब प्रारंभ हुआ था, तो 1985 में हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में सवाल नंबर 8 पर चलेंगे। सवाल नंबर 8 हमें देखने को मिलेगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1969 में कितनी अनुसूचियां, तो कितनी अनुसूचियां हमें देखने को मिलेगी, जो क्या आया था हमारे पास में, वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1992 आया था। ठीक है, एक हमारे पास वन संरक्षण एक्ट आया, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें 7 अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां देखने को मिलती है, 7 अनुसूचियां हम लोगों को देखने को मिलती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पड़ेगा, आप सभी को याद होना चाहिए। चलिए, यही बेस पर हम लोग देखेंगे आगे वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाएगा। 1987 में भारत में पहली बार वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। इसके बाद भारत में जो अंतिम फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी वो 2021 में देखने को मिली थी। इस 21 की फॉरेस्ट रिपोर्ट में जो सर्वाधिक वन हमें देखने को मिले थे वो कहाँ पर देखने को मिले, वो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिले, लेकिन घनत्व के आधार पर, बेस ऑन परसेंटेज के आधार पर मिजोरम में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ने की बात में सवाल नंबर 9 हमें देख के रखा है, वर्ष 2000 आपके 1945 G7 जो सम्मेलन था निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये 45वां है, 50 अब हो चुका है, 50वां कहाँ पर हो चुका है, तो आप सभी के एक देश पड़ता है जिसे यूरोप का भारत कहा जाता है, उसका नाम है इटली। आपके सभी के इटली में हमें 50वां G7 शिखर सम्मेलन देखने को मिलता है। 50वां पूछेगा तो फ्रांस की सॉरी जापान कैपिटल टोक्यो में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ये बियारिट्ज जो था ये हमें शहर देखने को मिला था उस समय फ्रांस का। ठीक है, तो वो फ्रांस में हुआ था। 45 वाला, 49 वाला जापान में, और 50 वाला जो है 15 वाला ये भी अभी हाल ही में हमें इटली में देखने को मिलता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इटली जिस तरीके से प्राइडी की बेस उसका आधार है भारत, इसलिए आप सभी की एक उसी यूरोपीय देश आप सभी की इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। और वहीं पर जो इटली है वो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में अंगूर और जैतून का उत्पादन भी करता है, ये भी आप लोगों को याद होगा। ठीक है, बहुत कुछ है, लेकिन सवाल नंबर 10 पर चलेंगे। सवाल नंबर 10 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 27 जनवरी 2019 में आप सभी के अंतरिक्ष शांतिपूर्ण आप सभी के उपयोग के क्षेत्र में आवासीय सहयोग हेतु किन दो देशों द्वारा समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए, भारत और डेनमार्क, किसने किए, भारत और डेनमार्क ने आपस में किए। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो सही आंसर रहेगा उस समय का। ठीक है, चलिए करंट अफेयर का सवाल था, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर कौन था, वही सैनिक विद्रोह रिवॉल्यूशन 57 की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि भारत शासन एक्ट 1858 भेजा था, और भारत शासन 1858 से पहले जो हो चुका था भारत में रिवोल्ट 1857 में क्रांति हो चुका था, उसमें सामाजिक कारण भी जिम्मेदार थे, राजनीतिक कारण भी जिम्मेदार थे, धार्मिक कारण भी जिम्मेदार थे। ठीक है, तीनों ही कारण जिम्मेदार थे। केवल गाय जो जो कारतूस वाला उसमें जो केस था वो केवल जिम्मेदार नहीं था, सभी केस उसमें जिम्मेदार थे। उसके बाद आप जानते हैं भारत शासन एक्ट जो आया था भारत में 1858 में, तो 1 नवंबर 1959 में क्या किया था, कंपनी के कार्यकाल को भारत में समाप्त किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में भारत में आई थी, स्टैब्लिश हुई थी, उसे पूरी तरीके से कंपनी को समाप्त नहीं किया था। आपको पूछा क्या क्या कंपनी को समाप्त नहीं, इसी भारत में एक लाभांश विमोचन एक्ट आएगा, याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, फिर आप भूल जाएंगे। लाभांश विमोचन एक्ट, और लाभांश विमोचन एक्ट आएगा 1874 में। 1874 में कंपनी को भारत में पूरी तरीके समाप्त किया गया था।
लेकिन कंपनी को भारत में 1 नवंबर और 1859 कंपनी का कार्यकाल समाप्त किया गया। लाभांश विमोचन एक 1 जून 1974 को लाभांश विमोचन एक्ट के तहत कंपनी को पूरी तरीके से भारत समाप्त किया गया था। ठीक है। और कम जब भारत में भारत शासन एक्ट 1858 आया था, तो भारत शासन एक्ट 1858 के बाद ही भारत में क्या किया गया था, जो गवर्नर जनरल के पद से लाया गया और भारत का पहला वायसराय रेलवे ने अपने विकास क्रम प्रारंभ किया। सर्वाधिक भारतीय रेलवे का विकास लॉर्ड कर्जन के संविधान में देखने को मिला। जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल इसे अपॉइंटमेंट किया जाता है 1772 से लगभग 1750 तक भारत हस्तिन का संविधान ये बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे याद होगा और नहीं तब अभी पुराने नक्षत्र प्रकार से वायुमंडलीय हालांकि अपवर्तन भी होता तो सही होता, लेकिन फिर ज्यादा राइट ऑफ होना है। ठीक है, सवाल नंबर 13 जो हमें देखने को मिले, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग कहा जाता है? विस्तार क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जलमार्ग कहा जाता है। जलमार्ग कहा जाता है। जलमार्ग 2 कहा जाता है। जलमार्ग 2 कहा जाता है ब्रह्मपुत्र होता है, क्योंकि सादिया से डिब्रूगढ़ तक जलमार्ग 2 पड़ता है और नेशनल जलमार्ग जो है वो 1 हमें आप लोगों का आप सभी के हल्दिया से प्रयागराज तक हमें देखने को मिलता है। लगभग 1612 किलोमीटर, मैं लगभग बोल रहा हूँ 1612 किलोमीटर, ये 861 किलोमीटर 2 हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आपसे पूछेगा ये जो नेशनल हाईवे 1 और 2 है, इन दोनों को मिलाकर सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा देखने मिलता है? पांडु। लिख लीजिए जो अपने क्वेश्चन नोट्स आप बना रहे होंगे। पांडु सबसे बड़ा बंदरगाह नेशनल हाईवे 1 और 2 के बीच में हम सभी को देखने को मिलता है। लिखा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो लिख। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 14 आप सभी को देखने को मिलेगा। खालिस्तान ने ब्राह्मी और खरोष्ठ लिपियों को व्याख्यात किया, जिसका उपयोग पहले शिलालेखों को पढ़ने में किया जाता था। किसने शिलालेखों को सबसे पहले लिखा था? तो आप सभी जानते हैं जेम्स प्रिंसेप, क्योंकि इसने ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया शिलालेखों को 1825 के विभक्ति के द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया था। याद कर लीजिएगा, आगे बढ़ने पर पता चलेगा। सवाल नंबर 15 2019 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की रैंक कितनी? ये अब 2019 का था 68वीं रैंक थी। अब आप बताइएगा प्रेजेंट टाइम में कितनी रैंक हमें देखने को मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में सवाल नंबर 16 निम्नलिखित में से किन नेताओं को भी ताशकंद समझौते किए थे? ये समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ताशकंद मूवमेंट कहाँ पर हुआ? ताशकंद जो हमें क्या देखने को समझौता देखने को मिलता है, ये कहाँ पर हुआ? सभी ताशकंद किससे क्या थे? तो आप बताएंगे देश पड़ता है मध्य आप सभी का एशिया का देश, जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। वहां पर हमें ताशकंद समझौता 1966 में देखने को मिलता है। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे आयूब खान, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत का लाल इस मिट्टी का दुलारा लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी चुन लिए गए थे, उनके बीच में भारत का 1966 में हमें ताशकंद समझौता देखने को मिला था। तभी 1966 में इंडिपेंडेंस डेट हुआ था। अभी तक हिस्ट्री हम सुलझा नहीं पाए कि हुआ था, लेकिन ठीक है। और 1960 में आप सभी ये भी जानते हैं कि 1960 में हमारे बीच में जो सिंधु जल नदी समझौता देखने को मिला, वो भी जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के बीच में हमें देखने को मिला था 1960 में। ठीक है, तो दोनों समय पाकिस्तान के जो पीएम रहे थे आयूब खान रहे थे, भारत के पीएम हो गए थे। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री को चुने गए थे गुलजारी लाल नंदा सर। ठीक है, वो भी आप सभी याद रखिएगा। इसके बाद सवाल नंबर 17
श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसमें टूट जाते हैं, तो एटीपी में टूट जाते हैं। बेहद सरल सवाल था, सरल सवाल सबको लगता है, एग्जाम में पता चलता है सवाल कैसा है। सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। किसी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। तो गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है, तो गेट आप सभी जानते हैं कि 1965 में इसकी स्थापना हुआ था, ट्रेड संबंधित था। फिर नवीनतम रूप इसका दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और 1995 में इसकी स्थापना देखने को मिली। तो सवाल नंबर ए हमें इसका आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा अगला सवाल जो देखने को मिलेगा, आप सभी को देखने को मिलेगा, ये रहा। स्वतंत्रता के बाद दूसरे छप्पन ईस्वी के दौरान जर्मनी के संयुक्त किस इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था, तो देखो दुर्गापुर जो है, ये जो इस्पात संयंत्र है ये किसकी सहायता से स्टार्ट किया था हमने, ब्रिटेन के सहयोग। ठीक है, इसको बनवाया था राउरकेला, जो हम लोगों ने बनाया था जर्मनी के सहयोग से बनाया था। बोकारो तो हमने सोवियत संघ वर्तमान का रूस है, और भिलाई हमने उस समय का सोवियत संघ, आज वर्तमान में 19 हमें रूस देखने को मिलता है। तो ये सभी आप सभी को याद होना चाहिए, जर्मनी से है, तो ये ऑप्शन नंबर सी ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसको देखो कई तरीके से याद किया जा सकता है। अब यहाँ पर मनी मतलब है मतलब पैसा है ना, मनी मतलब पैसा, तो पैसा जब आप लोग केला खाने जाओगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। और जम जम से हम लोग जिम याद कर सकते हैं, तो वैसे हम लोग केला खाकर जो केला खाते तो रनिंग करते हैं, तो हम लोग केला का सेवन करते हैं। वैसे तो कई प्रकार की चीजें जिनसे रिलेट करके चीज बहुत आसान हो सकता है, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 21, जनसंख्या संक्रमण को निम्नलिखित में किसके रूप में वर्णित किया गया है, एक जैसी प्रक्रिया जहाँ मृत्यु दर में गिरावट होती हो, एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ जन्म दर में गिरावट होती है, ऐसी चरण जिसमें देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है, एक समय के बाद समाज की जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, इसे ही कहते हैं। ठीक है, इसे ही कहते हैं हम लोग जनसांख्यिक संख्या। और जनसंख्या दर कैसे निकाल, जनसांख्यिक दर जो निकालते कैसे हैं, तो जो जन्म दर और मृत्यु दर का जो डिफरेंस होता है उसकी जनसांख्यिक दर हम लोग जो जो पता करते हैं। लेकिन संक्रमण आ जाए तो ये डेफिनेशन आप सभी को याद रखिएगा। ठीक है, आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सी जनसंख्या वृद्धि दर अच्छी मानी जाती है, तो जिस जिस देश की जनसंख्या बढ़े लेकिन फर्टिलिटी रेट हो, जन्म दर जिसकी कम देखने को मिलती है, उस देश की जनसंख्या अच्छी मानी जाती है। और ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दे सकता हूँ कि प्यारा भारत, भारत का फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, फर्टिलिटी रेट कम गिर रहा है। आप देखेंगे 2060 तक हमारी जनसंख्या लगभग 160 से 65 करोड़ के लगभग पहुंच जाएगी। उसके बाद हमारी जनसंख्या में भारी गिरावट देखने को मिलती है, लगभग 120 से 25 करोड़ के लगभग हम लोग रह जाएंगे, क्योंकि फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो जाएगा। फर्टिलिटी आप लोग देखो, जनसंख्या को रोकने के उपाय जो है वो कई प्रकार से किया जा सकते हैं। आप ये करो कि भारत में गवर्नमेंट स्कीम चली के साथ जो शिक्षा में वृद्धियां देखी गई, शिक्षा में अभियान जो प्रारंभ की, उसमें कहा जा सकता है एक मेजर रोल निभाया और भारत में जनसंख्या वृद्धि देखी गई। जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तौर तरीके के तौर पर जो है सब कुछ समझाया जा सकता है। तो ऐसे कुछ प्रमुख कारण होते हैं। तो भारत की जनसंख्या में कोई टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि फर्टिलिटी रेट हमारा गिर रहा है और जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, तो देश में युवा भी होना आवश्यक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 22 पर। खालिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में दिया गया था। तो ये 2018 में दिया गया था, तो ये तो मैं बताऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है ये किसको दिया गया था। अब टाइप करने वाले हमारे भाई ने कर दिए, इसको पता नहीं हमें किसको दिया। विवेकानंद केंद्र जो भी साका का हुआ 16 घंटे के लिए अक्षय पात्र होंगे। अगर आप सभी को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि इसको दिया गया। ठीक है, सवाल नंबर 23 पर आते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी को अभी आरएस जो कि वर्ष में लॉन्च किया गया था। सिंपल सवाल था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। मैंने
आबादी विस्फोट करना बताया था सबसे मेजर रोल कंप्यूटर और विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण का रहता है। आप परीक्षाओं में नहीं कर सकते, आप पढ़िए उन्हें। ऐसे ही सवाल आप लोगों को विज्ञान, ये सवाल बहुत सिंपल है हमारे लिए क्योंकि हमने इसको पढ़ा है, आपके लिए सिंपल रहेगा जब आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी आप उनसे जुड़े हुए, आप जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं संस्थान के पीछे आप हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी कंप्यूटर और रेलवे के लिए खासकर पर्यावरण जरूर पढ़ाएंगे, तभी आप लोग पूरा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता लगती है, हमारे वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं, हमने हमारे मोबाइल नंबर कल भी दिए थे, ऊपर भी लिखे गए हैं हमारे मोबाइल नंबर, वहाँ से निकाल कर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नोट्स आपको लेके किसी विदाउट किसी प्रकार के चार्जेस दिए हम ओपन आप लोगों 24 सवाल नंबर देखो 24 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वियना में देखने को मिलेगा। ठीक है, ओपेक टोटल कितने देश पड़ेंगे, तो टोटल 13 देशों का संगठन हम लोगों को ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 25 देखते हैं। वर्ष 2019 में सम्मानित किया जो किसने जीता था, तो ये जो ये जीता था ये अहमद ने जीता था, लेकिन अब आप सभी से 2023 और 2024 के वो पूछे, ठीक है, ये नहीं पूछेगा आपको। ये करंट अफेयर का 21 में परीक्षा हुई थी, जिसमें 22 और 19 का पूछा था, आप सभी पढ़ाई करके जाएंगे। सवाल नंबर 26 पर आएंगे। सवाल नंबर 26 आप सभी को देखने को मिलेगा। दंत चिकित्सकों के द्वारा मरीजों के दांतों में बड़े प्रतिबंध देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रतिबिंब देखने किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 पर आप लोग जाएंगे। ठीक है, क्या हो रहा है क्लास में, जल्दी से चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 हमें देखने को मिलेगा 2019 में जारी किए गए इंडिया के सार संग्रह का नाम बताइए। तो 2019 में जो सार संग्रह जारी किया गया था उसका नाम था डिजिटल भारत सक्षम भारत। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, जो हमारा सवाल का बिल्कुल चलेगा। सवाल नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर पहली बार प्रयोग कौन सी शताब्दी में प्रयोग किए गए थे? कृत्रिम ऐसा कुछ जो आप लोगों को याद तो आप लोगों से पूछ सकता है। पॉलिटिक्स और को जो है सवाल नकली कौन माने जाते हैं, सवाल नकली माने जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना पड़ेगा। चलिएगा जो आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 32 आप सभी को देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 32 है 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया था? पहले मैं आपको बता चुका हूँ, शब्दों का यही किया गया था, इसका नाम था शब्दों का शब्दकोश। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ 5 लाख रुपए तक हम सबसे पहले मुफ्त इलाज करा सकते हैं। ऐसी योजना झारखंड में कहाँ पर है? झारखंड से प्रारंभ किया गया। कहाँ से? झारखंड से। सवाल नंबर 34 जो हमें देखने को मिलेगा और सवाल नंबर 34 है इनमें से भारत वायुसेना निर्वाचन स्थानीय सरकारी निकायों की सृजन की कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है? मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए भाई कितने सवाल रिपीटेड होते हैं। रेलवे को प्रैक्टिस से कर डाले ना भाई तो कुछ नहीं बचा भाई, सब आपने कर लिया, ये मान के चलिए। प्रैक्टिस से बेहद जरूरी, कितनी बार रिपीटेड हो चुका है लॉर्ड
जिला पंचायत और विकास खंड के प्रारंभ किया था, इसी के कार्यकाल में तो प्रारंभ हुआ। अगला सवाल आप सभी के लिए, भारत सरकार ने किस मंत्रालय में वस्तु एवं सेवा का प्रकाशन? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आप सभी इस सवाल का राइट आंसर मुझे बताएंगे। और इसके साथ में आप सभी फिर मैं बोलूंगा इस देश के बारे में आप जिंदा ना भूले। गुरुवार से मेरी कितनी रहेगी इस देश के अंदर, ठीक है। ये सभी के लिए फ्री रहेगी यूट्यूब पर, इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना है। पीवाई जो सभी के लिए फॉलो कराई जाएंगे, ठीक है। जो ग्रेड यादव सर है, जिससे आप साइंस पढ़ेंगे, हमसे कंटिन्यूसली आप सैटरडे के दिन, कॉलेज संडे गुरुवार के दिन अगर कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन तो आप उनसे पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो रेलवे की एक दमदार तैयारी आप, ठीक है। यानी जिस दिन ये क्लासेस होगी उस दिन हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो ये वाली फिर हम लोग बेस में लेके आएंगे। जिस दिन ये क्लास होगी उस दिन ये नहीं आएंगे, बाकी लगभग तो ये क्लासेस आप सभी को इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, ठीक है। हमारे साथ आप जुड़े, आपकी क्लास अच्छी लगी होगी, हम ये मान के चलते हैं। और जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।